हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज ऑन दिस शो में आप सबका स्वागत है गाइस। तो आज हम मध्य प्रदेश वर्ग 2 यानी कि एमपी टेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है, जो सिलेक्शन टेस्ट है, आज हम उसके सिलेबस की बात करेंगे। बेसिकली आपको ये इन्फॉर्मेशन तो मिली गई होगी, आपने नोटिफिकेशन भी देख लिया होगा कि 28 तारीख से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं और 11 तारीख तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे, यानी 11 फरवरी तक। तो आपको पता होगा कि इस साल जो मध्य प्रदेश का जो सिलेक्शन टेस्ट है, इसमें आपको सोशल साइंस का सिलेबस देखने को मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में सोशल साइंस के सिलेबस की बात करूंगा। तो इसका फुल एनालिसिस करेंगे और सोर्स के साथ कि आपको किस सोर्स का यूज़ करके आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम शुरू करते हैं, तो अगर सोशल साइंस की बात करेंगे तो आपने सिलेबस देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं इसमें आपको वही एनालाइज करके बताऊंगा। और आपके पास 1.5 महीना है, तो 1.5 महीने में आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो जैसे कि मध्य प्रदेश का अगर सोशल साइंस का सिलेबस देखा जाए तो यानी कि हिंदी में सामाजिक विज्ञान, तो इस बार इन्होंने सिलेबस का अंदाज़ा थोड़ा चेंज किया, यानी कि नए पैटर्न पे सारी चीज़ दी हैं, कुछ नया नई चीज़ देखने को मिली है। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले से शुरू करेंगे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस बोले तो इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस, हिंदी में राजनीतिक विज्ञान। तो आपको इसमें 5 यूनिट्स देखने को मिलेंगी, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, यानी कि आपको हर जो सब्जेक्ट है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया यानी कि अर्थशास्त्र हो गया, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान हो गया, आपका इतिहास यानी कि हिस्ट्री हो गया, और ज्योग्राफी जो भूगोल हो गया, आपको सबकी 5 5 यूनिट कवर करनी पड़ेगी। यानी कि इसमें 5 5 यूनिट में आपको सारा पॉलिटिकल साइंस कवर किया है कि आपको क्या चीज़ को पढ़ना है। तो आपको विदाउट वेस्टिंग का टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एक्यूरेट चीज़ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ लिखी होंगी, आपको वहीं से वो ही चीज़ पढ़नी है, और आपको एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने सिलेबस को एकदम सिंथेसाइज वे में अच्छी तरीके से उन्होंने प्रिपेयर करके अंडरस्टैंडेबल बनाया है, जिससे कि आपकी तैयारी इजीली कर सकें आप। तो चलिए देखते हैं पहले हम। तो अगर हम राजनीतिक विज्ञान की बात करेंगे तो इकाई 1 में यानी कि यूनिट 1 में जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी और उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, पॉलिटिकल फिलोसफी, ऐसे ये राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांत, विचारधाराओं का परिचय, राज्य की अवधारणा, अर्थ परिभाषा, महत्व तत्व, राज्य की उत्पत्ति और के विविध सिद्धांत, एक तो ये है। और इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 में मूल राजनीतिक अवधारणाएं, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, विविधता, अर्थ विशेषता, समानताएं, असमानताएं एवं विभाजन, विविधताओं में सामंजस्य एवं टकराव। तो ये तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट ये इंग्लिश हिंदी में हो गया। और हम इंग्लिश में देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में आपको क्या देखने को मिलता है। पॉलिटिकल साइंस में आपको पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ना है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इसका इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व क्या है, पॉलिटिकल फिलोसफी यानी कि आपको पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़नी पड़ेगी, जो आपकी राजनीतिक सिद्धांत के अंडर में आ जाते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के अंडर में आ जाते हैं। आपको इसकी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टेट का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स, यानी कि सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ये कुछ उन्हें ग्रेजुएशन के लेवल तक का दे दिया है कि आप किसी भी यानी पर्टिकुलर जैसे कि स्टेट का टॉपिक है, तो आप इग्नू के मटेरियल से भी प्रेफर कर सकते हैं में से। बाकी आपको सारी चीज़ आपको 11th और 12th में मिल जाएंगी। हम उसी की बात करेंगे, जैसे कि यूनिट सेकंड में बेसिक पॉलिटिकल कंसेप्ट की बात की गई, जैसे फ्रीडम, जो स्वतंत्रता, इक्वलिटी, जो समानता, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और राइट्स, अधिकार, तो इन सब की बात की गई। और डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी। इसके मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलरिटीज़, आपका डिविजन्स देखने को मिलेगा, हार्मोनी और कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे डाइवर्सिटी में। तो ये सब आपको फर्स्ट और सेकंड यूनिट में। तो आपको कहाँ से सोर्स लेना है, तो इसका सोर्स आपके जो जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान को पढ़ेंगे, तो इसका सबसे अच्छा सोर्स है, इसका सबसे अच्छा सोर्स आपको पॉलिटिकल थ्योरी देखने को मिलेगा, जो कि 11th क्लास की बुक है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की बुक पॉलिटिकल थ्योरी में आपको देखने, आप अपना सोर्स यहाँ से ले सकते हैं, जो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का है। चलिए अगर हम देखें इसमें
तो ये कुछ जैसे कि आप लूसेंट भी ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। आप 10th क्लास की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ले सकते हैं। तो किस चीज़ को कहाँ से पढ़ना, तो पहले तो हम पॉलिटिकल थ्योरी से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हिंदी मीडियम के लिए मैंने नहीं लिया है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांतों का आप 11th क्लास की बुक उठा के देख लेंगे राजनीतिक सिद्धांत की, जो सोशल साइंस वाले स्टूडेंट हैं, तो एक्यूरेट आपको सारी की सारी चीज़ ऐसी ही मिलेंगी। जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताया है, जो इंट्रोडक्शन होता है उसका परिचय के बारे में। तो सेकंड फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के बारे में। थर्ड इक्वलिटी सोशल जस्टिस के बारे में। राइट्स यानी कि अधिकार, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म। आपको ये जो फर्स्ट यूनिट है, जैसे कि आप देख सकते फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट आपको ये 11th क्लास की जो राजनीतिक विज्ञान है, जो यानी पॉलिटिकल साइंस है 11th क्लास की, आपका फर्स्ट और सेकंड यूनिट वहाँ से कवर होगा। बस आपको कंसेप्ट ऑफ स्टेट और डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी पढ़नी होगी, तो आप ये पढ़ सकते हैं। आप इग्नू का मटेरियल प्रेफर कर सकते हैं इन दो टॉपिक के लिए। बाकी बेसिक 6th क्लास के एनसीईआरटी में भी डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी दिया है, डाइवर्सिटी के बारे में। तो बेसिक और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर यूनिट थर्ड की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान, लोकतंत्र, जैसे कि भारत का संविधान यूनिट थर्ड में आवश्यकता, गठन, निर्माण की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस कैसे बना था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग, पर्पस क्या था, भाई सोर्सेज कहाँ से लिए थे हमने, फीचर्स, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज आ जाते हैं, जैसे कि मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और संविधान संशोधन प्रक्रिया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। तो थर्ड यूनिट में आपको ये देखने को मिलेगा। इसका भी सबसे अच्छा सोर्स आपको क्या देखने को मिलेगा, आप लूसेंट लूसेंट में देख सकते हैं, लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं। लूसेंट जनरल नॉलेज की किताब है, जीके की। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक साइंस सब को आपका इसमें एक बुक में सारी चीज़ मिल जाएंगी। रिवीजन के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। इसमें आपको आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे जो जो इसमें मेंशन किए गए हैं, जैसे कि ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव। अब आपको जो केंद्रीय व्यवस्था यानी कि व्यवस्थापिका देखने को मिलेगा, राज्य की व्यवस्था कैसी होती है, ये सब एग्जीक्यूटिव्स देखने को मिलेगी, सीधी सी बात। अब इसको अब आपको क्या क्या पढ़ना, किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो अब आपको सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बारे में, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, आपको सेंट्रल लेजिस्लेटिव के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया का पार्लियामेंट है, आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फंक्शन क्या होते हैं हाउसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा यानी कि सदन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और लेजिस्लेटिव असेंबली में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन, जो राज्य की जो विधानसभा होती है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे विधानसभा, विधान परिषद होती हैं, काउंसिल का कैसे फॉर्मेशन होता है, ये विधान परिषद के बारे में। और आपको फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि सेंटर स्टेट का रिलेशन क्या है, फेडरलिज्म का मतलब क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसका सोर्स आपको लूसेंट से मिल सकता है। लूसेंट में आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यूनिट 4 और 5 की बात करें, तो यही केंद्र कार्यपालिका यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, और आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव भी देखने को मिलेगी, जैसे कि ये है। तो केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, ये भी आपका लूसेंट से यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिक आपने एमपीटेट का जो प्रीलिम्स होता है वो क्लियर किया होगा, तो आपने बेसिक इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। आपने 8 और 9 10th की आपने बेसिक एनसीईआरटी जो पॉलिटिकल साइंस की होती है, जो सिविक्स की होती है, नागरिक शास्त्र की होती है, अगर आपने वो पढ़ी होगी तो आपको इजीली ये सारी चीज़ आपको लूसेंट से कवर करनी है और कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन, कार्य निर्वाचन प्रक्रिया, ये सब आप कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, लूसेंट से कर सकते हैं। और आपको लूसेंट पढ़ने में आपको बहुत ईजी लगेगी। आपको प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, सारी चीज़ कराई जाएंगी, सारी चीज़ उसमें मेंशन है। आप टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगर आपको क्लास 11th में से देखना है, जैसे कि अगर आप किसी ने पढ़ा ना हो, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, अधिकार के बारे में पढ़ सकते हैं, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स क्या हैं, इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका लेजिस्लेचर है,
जो विधान पालिका होती है, न्यायपालिका होती है यानी कि जुडिशरी, फेडरलिज्म होता है, जो लोकल गवर्नमेंट है जैसे कि जिसमें अर्बन गवर्नमेंट आ जाती है यानी कि और रूरल गवर्नमेंट आ जाती है। तो आप इन सब को प्रेफर कर सकते हैं। आप 11th क्लास की बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपकी चीज़ कवर हो जाएगी। बाकी आपको रिवीजन करने के लिए लूसेंट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें आर्टिकल्स दिए रहेंगे, तो वो अगर आप लूसेंट को एज अ रिवीजन के रूप में लेते, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 1.5 महीना है, तो अगर आप लूसेंट को लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और सारी चीज़ें आपको उसमें क्या क्या जो जो इम्पोर्टेंस चीज़ हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। आप 11th की ले सकते हैं, 10th की भी ले सकते हैं, 10th की भी अच्छी है। जैसे कि 10th में आपको अब यूनिट 5 में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो इसमें आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये भी आ जाते हैं इसमें, कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका, ये सब आ जाते हैं। अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी, तो जैसे कि यूनिट 5 में आपको देखने को मिलेगा कि प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री और रीजनल कोऑपरेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि सार्क है, जो संस्थाएं हैं, साउथ एशियो एसोसिएशन, जो सार्क है, क्या है सार्क, आपको सार्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा। साउथ एसोसिएशन, क्या है, सार्क, SAARC, साउथ साउथ एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ऐसे कुछ करके है, तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन है सार्क का फुल फॉर्म, तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो बिम्स्टेक है उसमें कितनी कंट्रीज आती है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। आसियान के बारे में पढ़ना पड़ सकता है, तो रीजनल कोऑपरेशन में ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्लानिंग कमीशन, जो पंचवर्षीय योजना, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नीति आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आप बेसिकली या तो 11th क्लास की एनसीईआरटी ले सकते हैं, जैसे कि लोकल बॉडी, लोकल गवर्नेंस, 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। आपको कोर्ट के जुडिशरी के बारे में पढ़ना है तो 11th क्लास की भी बेस्ट है। और अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो आप ल्यूसेंट को ले सकते हैं। बाकी ये 10th, ये 9th की है और ये 10th की, जैसे कि आपको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कितनी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी होती, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। और फेडरलिज्म के लिए भी आप 10th की ले सकते हैं, जो चैप्टर 2 है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते थे। अगर भूगोल की बात करेंगे तो ये वो तो आपका राजनीतिक साइंस के लिए, यानी राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के लिए हो गया। अगर हम भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल में अभी आपको 5 यूनिट देखने को मिलेगी, जैसे इकाई 6, 7, 8, यूनिट 6, 7, 8, 9, 10, तो इसमें भी 9, 10 ये है। तो आपको पूरा का पूरा इन्होंने सीधा सीधा 9th और 10th की बेसिक जो एनसीईआरटी होती है, और आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ बाहर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी से ही आपका हो जाएगा। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इकाई 6, भारत, आकार और स्थिति, भारत के भौतिक स्वरूप बताए हैं। तो इंडियन साइज और लोकेशन और फिजिकल फीचर इंडिया का बताया है। तो लोकेशन, साइज, नेबरिंग कंट्री, आसपास के देशों के बारे में, यानी कि पूरा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। ड्रेनेज, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जलवायु के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो भारत में नदियाँ कहाँ से, कौन सी जो प्रवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। हमारे यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन, यानी प्रकृति, वनस्पति, वन्य प्राणी तथा जनसंख्या, जो सेंसस के बारे में भी दिया जाता, पॉपुलेशन के बारे में, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। और ऐसे ही यूनिट 9 में भी रिसोर्सेज के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, कि संसाधन और विकास के बारे में, विनिर्माण उद्योग में, परिवहन के बारे में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना। देखिए क्लास 9th की ये कंटेम्प्रेरी इंडिया की ज्योग्राफी है, यानी कि ज्योग्राफी की बुक है, आप देख सकते हैं क्लास 9th की। इंडियन साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन और पॉपुलेशन, ये आपका 6, 7th और 8th में कवर हो रहा है। देखिए से एक्यूरेटली आपको एनसीईआरटी 9th और 10th की पढ़नी है। अगर आप ज़्यादा और एक्स्ट्रा डीपली पढ़ना चाहते हैं और चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो 11th की भी आप इंडियन ज्योग्राफी की ले सकते हैं, आप प्रेफर कर सकते हैं। थोड़ा मैप सिस्टम भी देख सकते हैं। और अगर हम यूनिट 9 और 10 की बात करेंगे, जैसे कि संसाधन और विकास, यानी कि इकाई, और यूनिट 10 में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट है, यानी कि विनिर्माण उद्योग और परिवहन, जैसे संसाधन विकास, तो आपको ये क्लास 9th का तो ये हो गया, फर्स्ट और सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट। और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट आप क्लास 10 से कवर कर सकते। देखिए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट,
संसाधन और विकास, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज यानी कि जो पानी का संसाधन होता है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में आ रहा, तो 9th और 10th की बेसिक एनसीईआरटी आपको प्रेफर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने और कुछ नहीं करना है। अगर हम इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करेंगे, तो इतिहास में भी 5 यूनिट देखने को मिलेंगी। तो जो इतिहास है यानी कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। एंसेंट जो आपकी प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने को मिलेगा, जो देखिए इसमें दिया है। और जो 11 यूनिट 11 और 12 में इसके बारे में दिया है कि महाजनपद यानी कि एंसेंट इंडिया, जो प्राचीन भारत है उसके बारे में दिया है। आपको स्टोन एज यानी कि पत्थर युग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और आपको इसमें जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स आए हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो बाहर से लोग घूमने आया करते, जैसे फाहिन आए हैं, हुनस्यांग आए हैं, ये सब आए हैं, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 13 यानी कि इकाई 13 में आपको मध्यकालीन ऐतिहासिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि दिल्ली सल्तनत है, जो मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल एम्पायर के बारे में है। आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, बहामनी राज्य के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा हैं। और यूनिट 14 और 15 में आपको देखो, 14 में क्या है, आपको मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत पढ़ने की ज़रूरत है। और यूनिट 15 में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर आप यूनिट 15 के लिए यानी कि इकाई 15 के लिए आप जो, जैसे कि इसमें फ्रांस रेवोल्यूशन के बारे में बताया है, इटली के बारे में बताया, इटली का एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन कैसे हुआ इटली का, जर्मनी में यूनिफिकेशन कैसे हुआ, तो आप इसके लिए 9th और 10th की जो हिस्ट्री की बुक है, आपको 9th और 10th की हिस्ट्री की बुक से ही यूनिट 15 कवर करनी है। जो यूनिट 15 है वर्ल्ड वॉर, इसमें सीधी सी बात जो वर्ल्ड वॉर के बारे में दिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, जो विश्व का इतिहास। तो क्लास 9th की हिस्ट्री और 10th की हिस्ट्री से आपका कवर हो जाएगा। अगर आपको 11, 12, 13, 14 यानी 11, 12, 13, 14 जैसे कि प्राचीन भारत, एंसेंट इंडिया, मध्यकालीन भारत, जो मेडाइवल इंडिया है, तो इन सब को आप लूसेंट ले सकते हैं। सबसे अच्छा एक सोर्स बता दिया है। एक तो लूसेंट रिवीजन की बेस से अच्छी है, अगर आपको लूसेंट पढ़ना कंफर्टेबल लगता तो आप पढ़ सकते हो, अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी पहले से पढ़ी हैं। और उसके लिए भी अगर आपने बेसिक पढ़ा नहीं है, अगर आप थोड़ा और रिवीजन करना चाहते हो, थोड़ा डीपली पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको डीपली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप 11th और 12th क्लास की, बेसिकली 12th क्लास की जो 12वीं क्लास की हिस्ट्री की बुक है, जो इंडियन हिस्ट्री की बुक है, तो इसमें आपको 3 पार्ट दिए हैं, हिस्ट्री के 3 पार्ट दिए हैं, यानी कि 3 भाग दिए। जैसे कि इसमें आपको पहले एंसेंट इंडिया के बारे में बताया गया है 1 से लेकर 82 पेज पे, और दूसरा दिया है आपको जो थीम इन इंडियन हिस्ट्री, यानी कि इसमें आपको मध्य जो मेडाइवल इंडिया के बारे में बताया गया है, जो मेडाइवल टाइम पीरियड था, जैसे कि 7वीं सेंचुरी से लेकर 7वीं शताब्दी से लेकर 15वीं 16वीं शताब्दी तक, इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। और जो थर्ड है, जैसे इसमें नेशनल मूवमेंट देखने को मिलेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत है, तो आप 12th क्लास की हिस्ट्री से आप अपना पूरा हिस्ट्री का कवर कर सकते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 9th की और 10th की हिस्ट्री से आपका पूरा पार्ट कवर हो जाएगा यूनिट 15 का, इकाई 15 का, इकाई 15 का, और आपको और कोई सा सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री का। चलिए, हमने पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का हो गया, हमारा भूगोल का हो गया, इतिहास का भी हो गया है। अब लास्ट बचा है आपका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स बचा है। तो इसमें भी आपको 5 यूनिट कवर करी हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यूनिट 16, 17, और फिर आपको इसमें भी देखने को मिलेगा ये 17, 18 है, 18, 19 और ये 20। तो इसमें भी आपको 5 यूनिट पढ़नी है। अब 5 यूनिट में इन्होंने 11, 12 की जितनी भी आपको इकोनॉमिक्स था पूरा दे दिया है। चलिए, अब हम इसका थोड़ा डीपली में पढ़ लेते। तो जैसे कि यूनिट 16 में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था एवं उसका विकास क्रम, यानी कि 1947 से 2020 तक जितने भी एक्टिविटीज़ हुई हैं तो उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ प्रकार, तो ये सब जितना भी है, कृषि का विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, नई आर्थिक नीति, व्यवसायिक जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ग्रामीण विकास, तो ये रूरल डेवलपमेंट के बारे में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में है, जैसे कि पंचवर्षीय योजना के बारे में, रोजगार संबंधी, मानव पूंजी निर्माण, आर्थिक विकास जो मत। अब इसमें आपको तो मेन थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ पढ़नी पड़ेगी आपको। आप कहीं से भी प्रेफर कर सकते, वीडियोस देख सकते हैं। आपको इसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास है, तो वो आपको मध्य प्रदेश का रेफरेंस में ही पढ़ना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, किस चीज़ में हम आगे हैं, किस चीज़ में हम पीछे हैं। तो आपको मध्य प्रदेश का भी थोड़ा डीपली देखना होगा। आपको एजुकेशन, हेल्थ, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, ये इन सब के बारे में आपको देखना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप क्लास 10th का भी ले सकते हैं, 9th की भी थोड़ी बहुत ले सकते कुछ चैप्टर्स। मगर बेसिकली अगर हम देखेंगे तो आपको 11th-12th क्लास में जो इकोनॉमिक्स है, जैसे कि जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक है, ये सब हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम ही है, बस ये इंग्लिश में बुक हैं। आप इसको हिंदी में देख सकते हैं, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट यानी कि भारतीय आर्थिक विकास जो कि क्लास 11th की है, तो यूनिट 1 आपको पूरा का पूरा इन्होंने यहीं से छापा है। जो सिलेबस दिया है देखिए, इंडियन इकोनॉमी इन द एविडेंस एवी ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 90 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था, जो रिफॉर्म पॉलिसी आई, जैसे एलपीजी पॉलिसी आई, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि मानव संसाधन के बारे में, मानव पूंजी के बारे में कि कैसे क्रिएट होती है। आपको रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पूरा यूनिट फर्स्ट जो यानी कि यूनिट 16 है आपका इकोनॉमिक्स में, वो पूरा कवर कर रही है आपकी इकोनॉमिक की, जो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की, भारतीय आर्थिक विकास की 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र आपकी कवर कर रही है। अगर हम 17 की बात करेंगे, जैसे कि इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा कवर है। इसमें से आपको एक्यूरेट सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लो, देखते जाओ और वो चीज़ को पढ़ते जाओ, और ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी है, बाकी सब आपका सारा इसमें से कवर होगा। अब अगर हम यूनिट 17 यानी कि इकाई 17 की बात करें, तो आपके भारतीय इतिहास के जो भारतीय हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में पढ़ने, सेक्टर्स के बारे में पढ़ने, जैसे कि प्राइमरी हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है, टर्सरी हो जाता, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब के लिए आपको सबसे अच्छा रिसोर्सेज आपको ये देखने को मिलता है कि अगर आप तो लूसेंट पढ़ लेते तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, नहीं तो क्लास 9th और 10th में दोनों में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के बारे में अच्छे से बताया, आप वो पढ़ सकते हैं। और जैसे कि आप यूनिट 17 में नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, बजट, ये सब दिया है, तो आप ये सब कहाँ से पढ़ सकते हैं? आप ये सब पढ़ सकते हैं 12वीं की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, तो उसमें से आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके नीचे एक चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, तो इसमें से आपको मनी और बैंकिंग वाला आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि इसमें दिया मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम यूनिट 18, तो इसमें आपको सारा चीज़ कवर हो जाएगी। और अगर आपको बजट वाला पढ़ना है, तो बजट वाला भी इसमें यूनिट 5 में दिया है, जो मैक्रो इकोनॉमी की बुक है उसमें यूनिट 5 में एनसीईआरटी की 12वीं की यानी 12th क्लास की, तो आपको बजट के बारे में पढ़ने मिलेगा। ओपन इकोनॉमी के बारे में पढ़ने मिल सकता है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। जैसे ओपन और क्लोज इकोनॉमी के बारे में बताया, तो आप ये 12वीं क्लास की जो 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उससे आप प्रेफर कर सकते हैं। 17 और 18 यूनिट ये कवर हो गया। तो ये 19 अब जैसे कि हमने देख लिया मुद्रा और वित्तीय प्रणाली, तो आपको तो मैक्रो इकोनॉमिक्स 12वीं क्लास की 12th क्लास की यूनिट आपको जैसे कि 3 और जो चैप्टर 3 और 5 ये कवर करने होंगे आपको 12वीं की जो अर्थशास्त्र की बुक होती है उससे, मैक्रो इकोनॉमिक वो भी। अगर हम यूनिट 19 की बात करें, तो इसमें कंज्यूमर से रिलेटेड है। कौन सा? आपको उपभोक्ता एवं उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, तो ये भी अगर मैं यूनिट 19 की अगर इंग्लिश में बात करें, देखें इंग्लिश का सिलेबस देखें, तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर, सीधा सीधा ये आपको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के आपको चैप्टर 2 में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर देखने को मिलेगा, तो आपका पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। यूनिट 9 यानी कि यूनिट 19 जो माइक्रो इकोनॉमिक है, माइक्रो इकोनॉमिक, तो आपको वहाँ से कवर हो सकता है चैप्टर 2।
उसका चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर देखने को मिलेगा, यानी उपभोक्ता एवं उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत। तो 18-19 ये हो गए। अब 20 की बात करें तो अर्थशास्त्र में संख्यायिकी के उपयोग, यानी कि इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स की स्टैटिक्स। तो 11th क्लास की सबसे अच्छी बुक है, 11th क्लास में आपको स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की बुक मिल जाती है। ये आप एप्लीकेशन से, एनसीईआरटी के एप्लीकेशन से और वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसमें सारी की सारी चीज़ कवर की है, आपको यहीं से सोर्स उठाने हैं, यहीं से पढ़ना है और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और सीधा सीधा आपको ये पढ़ना है। बाकी और इसमें थोड़ा परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के बारे में है, जैसे कि इसमें ये है मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो आप पढ़ सकते हैं। ये 11th-12th की एनसीईआरटी के बारे में, बस ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना आपको, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी और कुछ नहीं। टॉपिक वाइज जैसे जैसे टॉपिक रहेंगे, टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाओ, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इन 1.5 महीनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। ल्यूसेंट को भी आप प्रेफर कर सकते हैं सारी चीज़ों के लिए एज अ रिवीजन के तौर पे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप फॉलो करें मेरे चैनल को। थैंक यू।